लालपुर गांव में दो गरीब बहनें साथ रहा करती थी। दोनों के पास रसगुल्ले की एक दुकान थी। दोनों बहनें बहुत गंदे कपड़े पहनकर रसगुल्ले बेचने जाया करती थी, जिसे देखकर लोग उन दोनों से कभी रसगुल्ले नहीं लेते थे। आओ बहन आओ, मेरी दुकान से रसगुल्ले खाओ। आओ आओ, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। लड़की उसकी दुकान से रसगुल्ले नहीं लेती और वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर नीता कहती है, हाय राम, हम दोनों कितने गरीब हैं। हमारे पास पहनने को कपड़े तक नहीं है। हमारे कपड़े देखकर कोई रसगुल्ला खरीदने नहीं आ रहा है। अब क्या करूं बहन, हमारे पास तो कोई भी रसगुल्ला खरीदने नहीं आता। कैसे बेचूं ये रसगुल्ले? अब शाम भी होने वाला है। अगर ये रसगुल्ले नहीं बिक पाए तो पैसे नहीं मिलेंगे, और पैसे नहीं तो राशन भी नहीं। अब मैं क्या करूं? चलो बहन, अब घर चलते हैं। कल देखती हूँ कुछ बिक जाए। घर जाते ही नीता और रानी सोच में पड़ जाती है। अब कल रसगुल्ले बेचने जाऊंगी तो कल भी बिक्री नहीं हो पाएगी। हाँ बहन, अब क्या करें? फिर भी एक बार कोशिश करते हैं, शायद हो जाए। अब क्या करूं बहन, हम दोनों के कपड़े को देखकर लोग रसगुल्ले खरीदने नहीं आते। अब बताओ, हम दोनों कपड़े कहाँ से लाएं? हमारे पास खाने तक को कुछ भी नहीं है। इतनी बात करके वो दोनों सोने चली जाती है। अगली सुबह वो फिर से रसगुल्ले बेचने दुकान जाती है। रसगुल्ले ले लो, आओ रसगुल्ले ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। एक बार खाकर तो देखो ये रसगुल्ले कितनी टेस्टी है। आओ आओ रसगुल्ले आओ। आइए चाचा जी, लीजिए। मैं तेरी दुकान के रसगुल्ले लूं? तुम्हारे कपड़े तो देखो कितने गंदे हैं। रसगुल्ले न जाने कैसे बनाए होंगे। नहीं नहीं चाचा जी, आप एक बार खाकर तो देखो, बहुत टेस्टी है। चल चल, मैं नहीं लेता तेरे रसगुल्ले। ऐसे में शाम हो जाती है, पर रसगुल्ले नहीं बिक पाते। वो दोनों उदास होकर घर लौट रही होती है। तब रास्ते में उनको एक बूढ़ी औरत मिलती है और वो कहती है, बेटी मुझे कुछ खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया, तुम मेरी मदद कर दो। तुम्हारे पास अगर कुछ है तो मुझे खाने दे दो, मेरी भूख मिटा दो बेटी। देखो बूढ़ी माँ, मेरे पास तो वैसा कुछ भी नहीं है, पर आज मेरी दुकान पर एक भी रसगुल्ला नहीं बिका। ये रसगुल्ले आप खा लो और अपना पेट भर लो। हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम दोनों बहुत गरीब हैं। ठीक है, तुम मुझे रसगुल्ले दे दो, मैं वही खाकर अपना पेट भर लेती हूँ। जी माँ, निकाल कर देती हूँ, उससे भी खाकर आप अपने पेट भर लेना। बूढ़ी औरत जैसे ही रसगुल्ला खाती है, वैसे ही वो एक जादुई जलपरी बन जाती है, जिसे देखकर नीता और रानी कहती है, अरे ये क्या, आप तो एक जलपरी हो। देखो रानी, हमारे सामने एक जलपरी है। आप तो एक बूढ़ी थी ना, मैं एक जलपरी हूँ। 1 साल पहले मुझे श्राप दिया गया था कि जब तक मैं एक ईमानदार और नेक इंसान को अपने हाथों से कुछ न खिलाऊं, तब तक मैं बूढ़ी ही रहूंगी। 1 साल के अंदर तुम बेटी ने अपने इंस्पेक्टर और नेक हाथों से मुझे रसगुल्ले खिलाए, जिससे मैं अपने रूप में आ गई। ये क्या जलपरी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम दोनों के सामने एक जलपरी खड़ी है। हाँ नीता, हाँ रानी, मैं आज बहुत ही खुश हूँ। मांगो तुम्हें क्या चाहिए, आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। हमारी एक रसगुल्ले की दुकान है, पर हमारी दुकान में कोई भी रसगुल्ले खरीदने वाली नहीं आती। हमारे पास कपड़े भी नहीं है, पता नहीं क्यों गांव के लोग हमारी दुकान के रसगुल्ला नहीं लेते। अच्छा तो ये बात है, आज मैं तुम दोनों को इच्छा पूर्ति करती हूँ। लो, मैं तुम्हें एक जादुई फायर रसगुल्ला दे रही हूँ। ये रसगुल्ला अपनी दुकान में रख देना, जिससे गांव वाले तुम्हारी दुकान के रसगुल्ले खरीदने आते रहेंगे। नीता और रानी दोनों ही फायर रसगुल्ले पाकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो फायर रसगुल्ले को अपनी दुकान में रख लेती है, जिससे सारे गाँव वाले रसगुल्ले खरीदने आते हैं। रानी चलो बेचना शुरू करें, मुझे लगता है और सारे रसगुल्ले बेच डालेंगे। हाँ बहन, चलो शुरू करते हैं। देखते ही देखते गांव वाले सारे रसगुल्ले खरीद लेते हैं। अचानक रानी और नीता देखती है कि फिर से ढेर सारे रसगुल्ले आ गए हैं। ये देखकर नीता बोलती है, अरे ये क्या बहाना, हमने इतने सारे रसगुल्ले बेचे, फिर भी हमारे पास इतने सारे रसगुल्ले कहाँ से आए? अरे हाँ बहन, इधर भी है। हमने तो 100 रसगुल्ले टोकरी रसगुल्ले बनाए थे, जो कि सारे बिक चुके थे। फिर ये रसगुल्ले आए कहाँ से?
कहीं ये जलपरी के जादुई फायर रसगुल्ले के कारण तो नहीं हुआ। आज हम दोनों उसी जगह पर जाएंगे जिस जगह पर हमें जलपरी मिली थी, और वहाँ जलपरी को बुलाकर ये सवाल पूछेंगे। तभी जादुई फायर रसगुल्ला से आवाज आती है। अरे बहन, मेरी बात तो सुन लो, मैं बोलता भी हूँ। अरे यार, ये आवाज कहाँ से आ रही है? पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो फिर ये कौन बोला? मैं जादुई फायर रसगुल्ला हूँ। तुम दोनों को बता दूं कि तुम्हारी दुकान पे जितने भी रसगुल्ले हैं वो बिक जाने के बाद उससे दुगने रसगुल्ले तुम्हारे पास आ जाएंगे, ताकि फिर से वो रसगुल्ले तुम दोनों बेचकर पैसे कमा सको। दोनों बहनें ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। फिर कुछ देर पहले जादुई फायर रसगुल्ले के कारण उन दोनों की एक बहुत बड़े रसगुल्ले की दुकान बन जाती है, और रानी और नीता के रसगुल्ले गांव भर में फेमस हो जाता है। दीनू के परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी रूपा थी। एक बेटा था जो 16 साल की उम्र में मछली पकड़ने गया और पैर फिसलने से नदी में डूबकर मर गया। इस बात को काफी दिन बीत गए थे। एक बार दीनू को बुखार आ गया था। उसके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रह गई थी। कभी कभी 2-4 दिन मछली नहीं मिलती तो घर में चूल्हा नहीं जलता था। एक दिन उसकी पत्नी, सुनो जी, आज अगर मछली नहीं मिलेगी तो हम क्या खाएंगे? पिछले 4 दिन से एक भी मछली नहीं मिली। देखता हूँ, शायद आज कुछ मिल जाए। इतना कहकर दीनू ने अपनी टोकरी और जाल उठा लिया एवं नदी के किनारे चला गया। सुबह से शाम हो गई, उसके जाल में एक भी मछली नहीं आई। हे प्रभु, आज अगर मछली नहीं मिली तो मैं भी नदी में कूद कर जान दे दूंगा। उसने आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना की। अचानक उसे अपना जाल भारी लगा। जाल निकाला तो उसमें बहुत खूबसूरत मछली थी, लेकिन जाल बाहर खींचते ही, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे काम आऊंगी। मछली रानी, इतनी मुश्किल से तो तुम जाल में आई हो, तुम्हें छोड़ दिया तो हम खुद मर जाएंगे। एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो, तुम्हें निराशा नहीं होगी। अच्छा ठीक है, जैसे इतने दिनों काम चला लिया वैसे भी आगे भी चलाता रहेगा। उसने जाल में से मछली को निकालकर नदी में उछाल दिया। नदी में जाते ही मछली गहराइयों में चली गई। अच्छी भली मछली हाथ लगी थी, वो भी बेवकूफ बनाकर चली गई। आज रूपा घर में घुसने ना देगी। दीनू जाल कंधे पर डालकर घर की ओर चल दिया। उसने दरवाजा खटखटाया। रूपा ने दरवाजा खोला तो दीनू के पीछे बड़े बड़े 7 मटके देखकर खुशी से उसको एक तरफ हटाते हुए बोली, क्या है इन मटकों में? दीनू पीछे पलटा तो हैरान रह गया। पहले इन्हें अंदर कर लो, वरना बंशी देख लेगा तो वो भी मांगने आ जाएगा। ये तो बहुत भारी है, इन्हें भीतर ले जाने में तुम भी मदद करो। दोनों मटकों को उठाकर भीतर ले गए। एक मटका खोला तो उसमें से एक 20 बरस का नौजवान कूदकर बाहर आ गया। प्रणाम बाबा। प्रणाम माँ। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो बिल्कुल उनके अपने बेटे जैसा ही नौजवान था। तुम कौन हो? कहीं तुम मेरी मुरली तो नहीं? मेरा नाम चंदन है माँ, मैं तुम दोनों की सेवा करने आया हूँ। बाकी मटकों में क्या है? मुझे क्या पता, खोल कर देखो। दूसरा मटका खोला तो उसमें ढेर सारे रुपए पैसे थे। तीसरे में आभूषण, चौथे में चावल, पांचवे में दाल, छठे में सब्जियां और फल एवं आखिरी मटके को छूते ही उनका घर आलीशान महल में बदल गया। दीनू और रूपा का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चलो जल्दी से सामान ठीक से रख देते हैं, फिर कुछ खाने को बनाते हैं। मेरा चंदन भूखा होगा। माँ तुम बैठो, मैं तुम दोनों के लिए खाना लेकर आता हूँ। वो रसोई में गया और तुरंत 3 थाली में खाना लेकर आ गया। रूपा ने आश्चर्यचकित होकर, ये कैसे आया? माँ तुम खाना खाओ, फिर आराम करो। बड़े दिनों बाद इतना बढ़िया खाना मिला है, आओ तुम भी खाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। रूपा चंदन को अपने हाथों से कौर बनाकर खिलाने लगी। अपने बेटे मुरली को याद करके उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ अब तुम यही समझो कि मैं ही तुम्हारा मुरली हूँ। जैसे वो तुम्हें कमा कर खिलाता वैसे मैं खिलाऊंगा। अब मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगा। रूपा उसका मुंह निहार कर निहाल हो उठी। दीनू अभी चंदन के बारे में सोच ही रहा था कि तभी फाटक पर एक साधु ने आवाज लगाई, अख निरंजन, साधु को खाना खिला दो बच्चा। हे साधु महाराज, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ।
दीनू तुरंत घर में गया। रूपा, ओ रूपा, साधु के लिए कुछ भोजन दे दो, बहुत भूखे हैं। रसोई में देखती हूँ। रूपा रसोई में गई, वहाँ से फल, मिठाई और मेवे लेकर आ गई। दीनू ने साधु को सब कुछ दे दिया। बहुत बढ़िया, तुम्हारा भंडार हमेशा के लिए भरा रहेगा। बस अपने पुत्र पर कभी नाराज मत होना। बाबा, वो हमारा सगा पुत्र नहीं है, लेकिन इतने कम समय में ही तुम दोनों उसको सगे से भी बढ़कर मानने लगे हो, इसीलिए उस पर कभी नाराज ना होना। साधु चले गए। पूरा परिवार खूब खुश था। चंदन रोज कमाने जाता तो कुछ ले आता, बाबा की झोली में डाल देता। अब उसको रहते बहुत दिन बीत गए थे। एक दिन, क्यों ना हम अपने चंदन का विवाह कर दें? घर में बहू आ जाएगी, कुछ दिनों में बाल बच्चे हो जाएंगे, घर का माहौल कितना खुशहाल हो जाएगा। हाँ, पर हमें एक बार चंदन से भी बात करनी चाहिए। आज शाम को जब वो आएगा तब मैं उससे बात करूंगी। शाम को जब चंदन घर वापस आया तो, बेटा, हम चाहते हैं कि अब तेरी शादी कर दी जाए। माँ, मैं तुम दोनों की सेवा करना चाहता हूँ, शादी वादी के चक्कर में क्यों डाल रही हो? बेटा, सब लड़कों की शादी होती है, इसलिए तुम्हारी भी शादी हो जाती तो हम निश्चिंत होकर जीवन बिता देते और सोच लेते कि तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई आ गया है। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी इच्छा। दूसरे दिन से ही रूपा उसके लिए दुल्हन ढूंढने लगी। 6 महीने बाद चंदन का विवाह प्रिया नाम की लड़की से हो गया। अब तो चंदन हमेशा पत्नी की मीठी मीठी बातों में ही खोया रहता। बाहर सिर्फ खाने और जरूरी काम के लिए निकलता था। एक दिन नाराज होकर, अब तेरी शादी हो गई है तो कुछ काम भी करने की भी सोच बेटा। पत्नी को क्या खिलाएगा? हम कितने दिन बैठे रहेंगे? ठीक है माँ, कल से काम पर जाऊंगा। दूसरे दिन वो घर से निकल गया। सुबह का गया, शाम हो गई, पर चंदन नहीं आया। उसको ढूंढते ढूंढते पति पत्नी बावले हो गए। चंदन की नव विवाहिता पत्नी का बुरा हाल था। कई दिनों बाद भी वो वापस नहीं आया। तभी एक दिन अपने दरवाजे पर एक साधु की आवाज सुनकर दीनू भागता हुआ आ पहुंचा। महाराज, मेरा पुत्र कहाँ चला गया? तुम भूल गए, पर मैं नहीं भूला। मैंने तुम्हें आगाह किया था कि तुम लोग अपने पुत्र से कभी नाराज मत होना, किया था कि नहीं? जी महाराज। अब वो कभी नहीं आएगा, जहां से आया था वहीं चला गया। लेकिन महाराज, कोई उपाय तो होगा। उपाय तो है, पर बहुत कठिन है। महाराज, आप बताइए, हम अपने चंदन के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तुम्हारे पास चंदन के आने पर जो कुछ धन संपत्ति आई थी उसको दान कर दो और खुद जाकर पहले की तरह गरीब मछुआरे का जीवन बिताओ। हम अपने पुत्र के लिए सब कुछ दान कर देंगे महाराज। देख लो, कहना बहुत आसान है, निभा पाना बहुत मुश्किल। महाराज, हम ये सब कुछ आज से ही त्याग देते हैं और आपको ही दान में दे देते हैं। सब कुछ आपका है। ठीक है, अब तुम इस घर में ताला बंद कर दो और चाबी मुझे दे दो। दीनू रूपा और प्रिया को साथ लेकर चाबी साधु को देकर साधु के चरणों में प्रणाम करके निकल गया। वो लोग काफी दूर चले गए थे। तभी उन्होंने देखा कि चंदन पसीने से लथपथ हुआ चला आ रहा है। मेरे लाल, तुम कहाँ चले गए थे? माँ, मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ गया था, पर अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया हूँ। ठहरो चंदन, अगर तुम हमेशा के लिए आए हो तभी हमारे साथ चलो, वरना हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। नहीं नहीं बाबा, मैं आपके साथ रहूंगा। आओ, थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं, फिर आगे क्या करना है देखते हैं। कुछ देर में वो लोग एक पेड़ के नीचे जाकर रुक गए। रूपा और प्रिया थकी हुई थी, उन्हें नींद आ गई। चंदन और उसके पिता ने आसपास से कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर लिया और थोड़ी देर में झोपड़ी तैयार कर ली। अचानक वही साधु अलख निरंजन करते हुए प्रकट हुए। दीनू, तुम लोग बहुत नेक हो। तुम्हारे अंदर प्रेम, दया और ममता का सागर लहराता है, इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जाओ, तुम्हारा जीवन पहले की तरह ही हो जाए। इतना कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए, पर उनकी झोपड़ी की जगह उनका पहला वाला घर और तालाब था। पूरा परिवार बहुत खुश था। उन सबकी खोई हुई खुशियां
वापस आ गई थी। किशन पाल एक गरीब परिवार से था। वो रात को चौकीदारी करता था और मोहल्ले के लोग उसको कुछ पैसे दे दिया करते थे, जिससे वो अपने घर का खर्चा चलाया करता था। मोहल्ले के लोग तो उसको 10-20 रुपए देते थे और कुछ लोग उसको खाना भी दे दिया करते थे। रात भर जाकर कुछ ही पैसे लेकर आते हो। दिन में मैं झाड़ू पोछा करके कुछ पैसे कमाती हूँ, फिर भी घर का खर्चा नहीं चलता है और शिवानी को इसको पढ़ाने की धुन लगी हुई है। माँ, मेरी सभी सहेलियाँ स्कूल जाती है, मेरा भी तो मन करता है स्कूल जाने का। पढ़ाई तो तभी होगी जब पेट की आग बुझेगी। घर में खाने के लिए तो कुछ है नहीं। तेरे स्कूल के फीस कहाँ से जमा करूंगा फिर, ये बता। तो माँ, मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगी। मैं भी पड़ोस में जो अनीता दीदी रहती है, उनकी तरह पुलिस में भर्ती होना चाहती हूँ और देश की सेवा करना चाहती हूँ। मैं तेरी सेवा कर लूं, वही मेरे लिए बहुत है। देश की सेवा तो बाद की बात है। जितना पढ़ा लिखा दूंगा तुझे, उतना ही तेरा रिश्ता ढूंढने में आफत आएगी। तू पढ़ लिख गई तो तेरे लायक वर ढूंढना मेरे बस की बात नहीं रहेगी। आप फिक्र मत करो पापा, मैं कुछ जुगाड़ कर लूंगी। कुछ ही देर में तेज बारिश और तूफान आ जाता है और उनकी छोटी सी झोपड़ी में से पानी टपकने लगता है। ये लो, हो गया कंगाली में आटा गीला। क्या हुआ माँ? होना क्या है, गिरे को तो भगवान भी 2 लात मार देता है। ये देख, हमारी छोटी सी झोपड़ी जो सर छिपाने के लिए थी, अब उसमें भी छेद हो गए हैं। छत टपकने लगी है, अब सिर छिपाने के लिए भी सोचना पड़ेगा। आप फिक्र मत करो माँ, मैं अभी इसको सही कर देती हूँ। क्या करेगी? शिवानी झोपड़ी की छत पर जाकर कुछ कट्टों की मदद से छत को टपकने से रोकने की कोशिश करती है। कुछ हद तक ये कामयाब भी हो जाती है, पर पानी फिर भी नीचे आ रहा होता है। जब बारिश थम जाती है, तब तीनों की जान में जान आती है। हर साल बारिश के मौसम में हम इस छत की मरम्मत कराने के लिए सोचते हैं, पर तेरा बापू है ना, जितना कमाता है उससे शराब में उड़ा देता है। आप फिक्र मत करो माँ, एक दिन इस टूटी फूटी छत की जगह एक नया घर बनवा कर दूंगी मैं। इतने बड़े सपने मत देखा कर बेटा, क्योंकि जब सपने टूटते हैं ना तो बहुत दुख होता है। शिवानी इसी तरह से परेशान होकर घूम रही थी। थोड़ा सा दूर चलने पर उसे एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी मिला, जो ठेले को ढोने की कोशिश कर रहा था, परंतु असमर्थ था। उसे देखकर शिवानी बहुत परेशान हो गई और उसकी मदद के लिए आगे बढ़ी। बाबा, आप इस ठेले को धोने की कोशिश कर रहे हो, पर आप तो इतने बुजुर्ग हो। बेटा, मजबूरी है। यह ठेला मुझे दूसरे मोहल्ले में पहुंचाना है। वजन ज्यादा है, ये मुझसे ढोया नहीं जा रहा। अगर ये नहीं पहुंचाया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप रहने दीजिए, मैं ये ठेला पहुंचा देती हूँ, लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, जो तू चाहे वो तुझे मिल जाए। शिवानी उस ठेले को लेकर सड़क के किनारे किनारे जा रही होती है, तभी उसे एक गाड़ी पेड़ से टकराई हुई दिखती है। वो जल्दी जल्दी वहां पहुंचती है तो देखती है कि एक लड़का जख्मी हालत में बेहोश पड़ा था। अरे, इसकी तो एक्सीडेंट हो गया है। बेचारा न जाने कहां से आ रहा था और कहां जा रहा था। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। शिवानी जंगल की ओर बढ़ जाती है और वहां से कुछ जड़ी बूटी को लाकर मसलकर उसके घाव पर लगा देती है, जिसकी वजह से उसको थोड़ा थोड़ा सा होश आने लगता है। चलो, शुक्र है इसको थोड़ा सा होश आ रहा है। एक काम करती हूँ, इसके जेब में इसका पता निकालकर इसके घर वालों को फोन कर देती हूँ। मुझे तो ये सामान जल्द से जल्द पहुँचाना है और इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। इसके घर वाले इसको ले जाएंगे। शुक्र है अब ये खतरे से खाली है। शिवानी उसके जेब में से उसका नंबर निकालकर उसके घर पर फोन कर देती है और जगह का पता बताकर ठेले को ढोती हुई चली जाती है। उसके हाथ पर एक टैटू बना हुआ होता है। वो लड़का थोड़े से होश में आने पर सिर्फ उसी टैटू को देख पाता है। अनुभव, तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर ये एक्सीडेंट कैसे हो गया मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गए किशोर?
मुझे किसी लड़की का फोन आया था। उसने मुझे यहाँ का पता बताया और तुम्हारी हालत के बारे में भी बताया। मैं तुरंत ही तुम्हारे पास पहुंच गया। जब तुम आए तो तुम्हारे घाव पर मरहम लगा हुआ था और यहाँ पर कोई नहीं था। क्या तुम जानते हो वो लड़की कौन थी? नहीं, मैं उसको नहीं जानता। मैं तो उसका चेहरा भी नहीं देख पाया था, बस उसके हाथ पर बना एक टैटू ही देख पाया था। कोई भी हो, पर वो फरिश्ता बनकर आई थी और तुम्हारी जान बचाकर चली गई। अनुभव ठीक हो जाता है, परंतु उसको हमेशा वो टैटू याद आता रहता है, क्योंकि वो उस लड़की का धन्यवाद करना चाहता था जिसने उसकी जान बचाई थी। वो उसको बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, पर शिवानी उसको नहीं दिखती। एक दिन वो बाजार में जा रहा होता है तो एक लड़की जूते पॉलिश कर रही होती है। वो उसके पास जूते पॉलिश करवाने जाता है तो उसके हाथ पर वही टैटू देखकर रुक जाता है। तुम ये काम क्यों कर रही हो? साहब, मजबूरी है। घर में बाप दारू पीकर पड़ा रहता है, पर घर में खाने के लिए कुछ तो काम करना ही पड़ेगा ना। तुम पढ़ती नहीं हो क्या? पढ़ने का तो बहुत मन है साहब, पर कहाँ से पढ़ूं? इतना पैसा थोड़ी ना है घर में कि पढ़ाई में लगा सकूं। अनुभव को बहुत दुख होता है। उसकी कहानी सुनकर वो उसको पढ़ाने का फैसला करता है और सोचता है कि उसने उसकी जान बचाई है तो क्यों ना उसका ये सपना पूरा करके उसकी ही मदद कर दे। वो शिवानी से पूछता है, अगर मैं तुम्हें पढ़ाना चाहूँ तो क्या तुम पढ़ोगी? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। पर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? क्या तुम मुझे जानते हो? हाँ और नहीं भी। कुछ समय पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था और तुमने मेरी जान बचाई थी। मैं तुम्हें बहुत वक्त से ढूंढ रहा था। मैंने तुम्हारी शक्ल तो नहीं देखी थी, पर तुम्हारे हाथ पर बना टैटू देखा था, जिसकी वजह से मैं तुम्हें पहचान गया। आज तुम इतनी परेशान हो तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। अनुभव शिवानी को पढ़ाने में मदद करता है और उसकी पैसों से भी मदद करता है। शिवानी पढ़ने में अच्छी होने की वजह से अच्छी नौकरी पर भी लग जाती है। इस दौरान अनुभव शिवानी को पसंद करने लगता है और शिवानी से शादी के लिए कहता है। शिवानी भी उसको मन ही मन पसंद करने लग जाती है। दोनों की शादी हो जाती है। इस तरह से एक गरीब शिवानी का नसीब पलट जाता है और वो एक अमीर कामयाब शिवानी बन जाती है।